हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में हम लोगों का चल रहा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये आपको जानना है। अब जो मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी जनरल इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में ये आप जान चुके हैं। अगले कुछ सेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगले कुछ सेशंस में हम जो बेसिक और लेकिन जिसको बच्चों को जो कठिन लगता है वो पार्ट आप समझेंगे। तो अभी आज हम देखते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। Mesophyll cells in green leaves have large number of chloroplasts, यानी कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कई सेल्स का नाम दिया जाए तो उसमें आप टिक लगाएंगे। मीजोफिल सेल्स को आप सही ऑप्शन समझेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट्स ऑफ द ग्रेना एंड द स्ट्रोमा लैमेली फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेनस सिस्टम, और इसी मेम्ब्रेनस सिस्टम के कारण ही जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। एंड द फ्लूइड स्ट्रोमा, ठीक है। ये भी एक प्रकार की कोशिका को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स लाइट एंड सिंथेसाइजेज एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच का उत्पादन होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, ऊर्जा निकलती है और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, ये कहलाती है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में आपका CO2 is incorporated into the plant by enzymatic reactions leading to the synthesis of sugar. शुगर जहाँ पे सिंथेसिस हो रही है वो कौन सा स्थान होगा जहाँ पे क्लोरोफिल ज्यादा होगा, और वो आपकी है साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दो प्रकार की रिएक्शंस आपकी फोटोसिंथेसिस में पाई जाती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, जिसको आप कह सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन है वो आपकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाती है और जो लाइट पे डिपेंडेंट है वो रिएक्शन आपकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट्स आर अलाइंड along the walls of mesophyll cells so as to get optimum light. क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल सेल्स के सारी दीवारों पर अटैच होते हैं, अलाइंड होते हैं, ताकि वहां पे आपको मैक्सिमम लाइट जो है, ऑप्टिमम लाइट उसको मिल सके। किसको? क्लोरोप्लास्ट को, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। अब जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन होती है यानी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, स्ट्रोमल लैमेली होती है। अब स्ट्रोमल लैमेली किसको कहते हैं? ये जो आपको छोटी छोटी बॉक्स की लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं ये हैं आपके थाइलाकॉइड्स, और थाइलाकॉइड्स एक दूसरे पे अरेंज होते हैं तो वो सारे मिलकर के क्या कहलाती है? ग्रेना कहलाती है ना। और ग्रेना का जो एक यूनिट है वो क्या है? थाइलाकॉइड्स है। ग्रेना का जो एक यूनिट है वो थाइलाकॉइड है ना। जो इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। उसके अलावा उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च के रूप में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंट की बात हुई थी कि जहाँ पे क्लैडोफोरा पौधा रखा गया था और जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर डाला गया था, तो वहाँ पे रेड और ब्लू, जहाँ पे ये दोनों लाइट्स प्रिज्म से पड़ रही थी निकल के, वहाँ पे वो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज्यादा बन रही थी, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रही थी। तो कौन कौन सी लाइट में हो रही थी? रेड और ब्लू लाइट में हो रही थी। तो अब ये जो है ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ लिखिए।
तो एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ, ध्यान से एक एक शब्द को सुनेंगे, इज द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट, यानी किस लेवल में पिगमेंट के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, वो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एन एक्शन स्पेक्ट्रम इज द रेट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्लॉटेड अगेंस्ट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कौन सी लाइट में ज्यादा एक्शन हो रहा है वो आपका एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो द सिमिलैरिटी ऑफ द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस and the absorption spectrum of chlorophyll tells us that chlorophyll are the most important pigment in this process। यानी कि देखो एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में लिखने को आ सकता है ना। तो आप लोगों ने जान लिया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, वो ग्राफ है जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है पिगमेंट के द्वारा वो दिखाई पड़ता है, और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो वेवलेंथ के अगेंस्ट वो कैसे हो रही है। तो इस ग्राफ को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये तीनों जहां पर होते हैं वहां पे ग्राफ जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे जाता है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में देख रहे हैं आप, जहां पे रेड और जहां पे ब्लू लाइट पड़ रही थी वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो है ज्यादा है, और लाइट का एब्जॉर्प्शन भी उसी जगह पे ज्यादा है जहां पे 400 से 650 के आसपास नैनोमीटर की वेवलेंथ है, और वो किसकी होती है? रेड और ब्लू लाइट की होती है। विबग्योर स्पेक्ट्रा के आधार पे इसको आपने जान लिया था, वो एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये आपका ग्राफ 1 में दिखाया गया है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस ये आपका दिखाया गया है। ठीक है, तो अब जब शुरुआत में जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उस अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में से क्लैडोफोरा वाले एक्सपेरिमेंट को रिलेट करते हुए ये इंफॉर्मेशन बाद में बताई गई। इसमें 4 टाइप्स के पिगमेंट्स आपके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला तो होता है क्लोरोफिल ए जो ब्लू ग्रीन होता है कलर में, क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन कलर देता है, ज़ैंथोफिल्स जो येलो कलर देते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो येलो टू येलो ऑरेंज कलर देते हैं। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। इन विबग्योर स्पेक्ट्रा में जो आपका रेनबो कलर्स हैं उन स्पेक्ट्रा में क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ए shows maximum absorption and hence the rate of photosynthesis is the highest at the blue and red regions। यानी कि अगर नैनोमीटर में वेवलेंथ की बात की जाए तो 400 to 600 नैनोमीटर्स वाले वेवलेंथ के एरिया में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ज्यादा होती है। एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो आपके हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। Absorb a wider range of light and transfer the energy to chlorophyll A. Protect chlorophyll A from photooxidation. अब 2 तरीके की रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में आप जानेंगे, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में आप जानेंगे। लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज ये क्या है इसको आप नोट कर सकते हैं। दिस फेज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। ये जो लाइट रिएक्शन फेज है, क्यों इसका नाम PC1 है या लाइट रिएक्शन फेज है? क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करती है लाइट पे। द पिगमेंट्स अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस ATP, जिसमें पिगमेंट जो है वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और वहां पे ATP का प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसमें इंक्लूड क्या क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? होता है उसमें आपका लाइट एब्जॉर्प्शन यानी कि प्रकाश का अवशोषण, उसके बाद उसमें होता है आपका वाटर स्प्लिटिंग यानी कि जल के अणुओं का स्प्लिटिंग होता है, जल के अणु टूटते हैं। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रक्रिया में।
इसमें आपका फॉर्मेशन होता है एटीपी का और एनएडीपीएच का, विच इज देन यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज, जो बाद में बायोसिंथेटिक फेज में यूज करी जाती है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन्स फॉर्म LHC, light harvesting complexes. LHC are located with two photosystems, एक तो कौन सा PS1 और दूसरा PS2 या PS first PS second। अब PS1 और PS2 में each photosystem has two parts। PS1 के भी दो पार्ट होते हैं और PS2 के भी दो पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? रिएक्शन सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एक तो आपका रिएक्शन सिस्टम होता है जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो है एंटीनी। इसमें कंसिस्टिंग ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। यहाँ पे वो एक्सेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो एंटीनी और रिएक्शन सेंटर, इन दोनों के बारे में जानेंगे। रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम्स। रिएक्शन सेंटर जो है वो अलग अलग दोनों फोटो सिस्टम्स में डिफरेंट होता है ना। PS1 में P700 होता है, PS1 में फोटो सिस्टम 1 में ये P700 होता है, सिंस क्लोरोफिल A हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर हेयर, और PS2 में P680 होता है, सिंस क्लोरोफिल A हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर हेयर। अब इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किस तरह से कौन सी प्रोसेस होती है जब ATP का फॉर्मेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट की प्रेजेंस में, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है और एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है ये दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक आपका साइक्लिक होती है और एक नॉन साइक्लिक होती है। तो पहले आप लाइट रिएक्शन के बारे में जान रहे थे कि लाइट रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल फेज कहलाती है। लाइट रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी फोटोकेमिकल फेज कहलाती है, जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना। इसके पहले जितना भी आपने पढ़ा वो आप पिछले अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ रहे हैं आप कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। आपको कुछ साइकिल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारा आपका इसी क्लास में है। लाइट रिएक्शन आपका फोटोकेमिकल फेज कहलाती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तीन प्रोसेसेस। एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन, प्रकाश का अवशोषण कैसे हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग यानी जल के अणुओं का टूटना, और उसके बाद ऑक्सीजन का रिलीज होना, और उसके बाद ऊर्जा का बनना यानी कि ATP और NADPH का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ATP और NADPH ये दोनों क्या हैं? आपके हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अब उसको समझने के लिए पिगमेंट्स आपका फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, इसके अंदर दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो PS1 और PS2 का नाम किस आधार पे रखा गया है? सीक्वेंस के आधार पे, है ना। जैसे लाइट रिएक्शन के दौरान जो आपका PS फोटोसिस्टम 1 है वो पहले खोजा गया, फोटोसिस्टम 2 जो है वो उसके बाद खोजा गया। तो काम पहले फोटोसिस्टम 1 का काम होता है, फिर फोटोसिस्टम 2 का काम होता है, इसीलिए इसको 1 और 2 सीक्वेंस के आधार पे नाम दे दिया गया। ठीक है, LHC क्या होते हैं? प्रोटीन से बाउंड हजारों पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं, जिनको आप LHC कहते हैं, यानी कि फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, है ना। तो हर फोटो सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, है ना, ये क्या बनाते हैं? आपका लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसको आप एंटीनी भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल ए को छोड़ करके
और सारे जो है वो क्या बनाते हैं, उनको एंटीनी कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आपका क्या क्या आ जाता है, प्राइमरी एक्सेप्टर आ जाता है, रिएक्शन सेंटर, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और फोटोन आ जाता है। ठीक है, तो ये पिगमेंट आपका लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं ना, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को मोस्ट एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए का जो सिंगल मॉलिक्यूल है ये आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है। तो दो बात हो गई, एक तो रिएक्शन सेंटर बन रहा है और दूसरा एंटीनी बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन सेंटर में दोनों फोटोसिस्टम 1 में और 2 में रिएक्शन सेंटर अलग अलग होता है। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 जो है उसका रिएक्शन सेंटर क्या है, वो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक है 700 नैनोमीटर पर जाकर फिनिश हो जाता है, और फोटोसिस्टम 2 में एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 680 नैनोमीटर पर होता है, यानी कि जहां पे वेवलेंथ 680 नैनोमीटर की होती है वहां पे जाके फोटोसिस्टम 2 में काम करना बंद करता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी होता है ना, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है, उसके सबके बारे में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कैसी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस दो तरीके की होती है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझने के लिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझने के लिए आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी समझ सकते हैं। आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसके नाम से भी समझ सकते हैं, जिसको आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो फोटो सिस्टम 2 होता है ना, ये रिएक्शन सेंटर में जो प्रेजेंट क्लोरोफिल ए है इसमें 680 नैनोमीटर वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये है ना, 680 नैनोमीटर वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होकर के एटॉमिक न्यूक्लियस से क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जब वो एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको ले लेता है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पास कर देता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं। इसको ये जो डायग्राम है इसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे, याद कर लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, है ना, जिसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें एक एक पॉइंट से समझेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है। PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the nucleus. ये न्यूक्लियस से दूर लेके चले जाता है ज्यादा एक्साइट होकर के। These electrons are then accepted by an electron acceptor which sends them to an electron transport system, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज देता है। ठीक है, देन क्या होती है प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू PS1। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 में। देन जब फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन्स इन PS1 आर साइमल्टेनियसली एक्साइटेड ऑन रिसीविंग अ वेवलेंथ ऑफ 700 nanometer. These electrons are again transferred to another electron acceptor having a greater redox potential. Electrons in photosystem 1 are simultaneously excited on receiving a wavelength of 700 nanometer. और वहां पे क्या होता है, these electrons are again transferred to another electron acceptor having a greater redox potential, जहां पे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द मॉलिक्यूल ऑफ NADP+. Addition of these electrons reduces the NADP+ to NADPH+H+. NADP+ जो है वो बदल जाता है किसमें, NADPH में प्लस H+ में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन हिल
towards the system at greater redox potential. इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डाउन हिल मूव करते हैं और किस की तरफ, टुवर्ड्स द सिस्टम एट ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स assumes the shape of the letter Z. All carriers are placed according to their redox potential. The process is called Z scheme. इन सारी स्कीम का जो शेप है वो Z के जैसा होता है, इसीलिए इसे Z स्कीम भी कहते हैं. यह सारे कैरियर्स एक सीक्वेंस में जब रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर होते हैं तो ये कैसी शेप बनाते हैं, ये Z की जैसी शेप बना लेते हैं, इसलिए इसको Z शेप या Z स्कीम भी कहते हैं. तो ये हो गया आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया. Since the electrons lost by PS2 do not come back to it, this process of formation of ATP is called non-cyclic photophosphorylation. ये आपकी जो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, ये प्रक्रिया आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया कहलाती है. और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आपकी होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. दूसरी प्रक्रिया कौन सी होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है. इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से लाइट जो है वो आपकी क्लोरोफिल पे पड़ती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन हो जाता है. ई एक्सेप्टर इस तरह से फोटो सिस्टम 1 में काम करता है. इन दिस स्कीम ओनली PS1 इज फंक्शनल. आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया में केवल फोटो सिस्टम 1 ही क्रियात्मक होता है, फंक्शनल होता है. और इसमें क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक फ्लो होता है. This scheme could possibly be occurring in stroma lamella. ये स्कीम कहाँ में होती है, आपकी स्ट्रोमा लैमेली में ये चीज होती है. इसलिए इट लैक्स बोथ PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम. इसीलिए इसमें फोटोसिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो नहीं पाया जाता. दिस साइक्लिक फ्लो रिजल्ट्स इन ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP. ये साइक्लिक फ्लो जो है इसमें क्या चीज का सिंथेसिस होता है, केवल और केवल एटीपी का सिंथेसिस होता है. ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड नॉट ऑफ NADPH प्लस H प्लस. अब इस प्रक्रिया के दौरान ये जो आपका लाइट रिएक्शन होता है, इसके बाद होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. इसको आप ब्रीफ में जान लेंगे, उसके बाद उसको मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगी बोर्ड में बना करके कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि जल के अणुओं के टूटने की जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में किस तरह से होती है. द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड इन द फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस आर जनरेटेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ये किसके द्वारा जनरेट की जाती है, वो प्रक्रिया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि जल के अणुओं की स्प्लिटिंग होने की प्रोसेस. वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2. अब आप अगर पूछेंगे कि फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कंटिन्यूअसली कैसे करता है ना, तो उसमें जानेंगे कि फोटोसिस्टम 2 में जो मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको रिप्लेस करना जरूरी है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से अवेलेबल होते हैं. ये कैसे अवेलेबल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से अवेलेबल होते हैं. और वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो PS2 से अवेलेबल एसोसिएटेड होती है, उसी से फोटोसिस्टम 2 से ही आपकी वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो हो पाती है. तो वाटर की स्प्लिटिंग में क्या होता है, आप सबको पता है कि वाटर का जो अणु है वो है H2O है ना, तो वो स्प्लिट होता है. इसमें क्या होता है, वो स्प्लिट होता है. अब इसमें मैग्नीज क्लोरीन ये जो हैं कुछ आपके मिनरल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में. अब ये किस तरीके से होती है, आपकी लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड. इस प्रक्रिया का क्या नाम है, जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो है फोटोलिसिस. इस प्रोसेस की का क्या नाम है, इस प्रोसेस का नाम है फोटोलिसिस. तो जब भी वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है.
और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के जो नेट प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक है ये ऑक्सीजन। तो फोटोसिस्टम 1 से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से होते हैं, फोटोसिस्टम 2 से प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये स्प्लिटिंग होती है इसमें आप देख सकते हैं कि दो जल के अणु हैं 2H2O, स्प्लिटिंग हो रही है उनकी, तो 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम P680, जहां पे 680 वेवलेंथ नैनोमीटर वाला इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट हो गया था वो आपका इसमें बन रहे 4 इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है सबको। प्रोटॉन्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर NADP टू NADPH प्लस। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ना, आपने वो रिएक्शन देखी कि जिसमें किस तरह से दो जल के अणु जो है वो जब स्प्लिट हो जाते हैं ऑक्सीजन रिलीज होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो रिलीज होते हैं 4 संख्या में, और 4 हाइड्रोजन के अणु जो है वो रिलीज होते हैं। अब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, जो कहाँ पे होता है, ये होता है आपका थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पर। कहाँ होता है आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड रहता है वो आपका थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पर होता है। कहाँ पे होता है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पर। सिस्टम की स्प्लिटिंग में, वाटर की स्प्लिटिंग में बनने वाले जो प्रोटॉन और ऑक्सीजन ये कहाँ रिलीज होते हैं, ये कहाँ रिलीज होते हैं, ल्यूमन में रिलीज होंगे या मेम्ब्रेन के बाहर रिलीज होंगे, तो ये आपके रिलीज होते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ पे यूज कर लिए जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर NADP टू NADPH प्लस। अब इसमें दो तरीके की हाइपोथेसिस है, इसमें दो तरीके की हाइपोथेसिस है, एक तो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है और आपकी कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में जानेंगे। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। इस प्रक्रिया का मतलब ये है कि किस तरह से ATP का सिंथेसिस कैसे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, उस प्रक्रिया को जानने के लिए कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि आप समझने की कोशिश करिए कि क्लोरोप्लास्ट में ATP कैसे सिंथेसिस होता है ना, ATP सिंथेसिस होता है आपको पता है। तो ये जो मैकेनिज्म है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये आपको बताएगी कि किस तरह से ATP का सिंथेसिस होता है। Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase। ठीक है, रेस्पिरेशन की जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसी रेस्पिरेशन के जैसे ही फोटोसिंथेसिस में भी ATP की सिंथेसिस एक मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होती है। अब ये मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है, ग्रेना में यूज होने वाले थाइलाकॉइड्स के जो यूनिट्स होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की बनी हुई होती है ना। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रहा है, मेम्ब्रेन के इनसाइड में या ल्यूमेन के अंदर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके ETS से गुजरते हैं तो रेस्पिरेशन में प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में एक्यूमुलेटेड होते हैं, है ना। ये पॉइंट दोनों नोट करेंगे आप लोग। अब किस तरह से, किन कारणों से प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या चीज की जरूरत हुई कीमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस में, इसमें आपको चाहिए एक मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की जो होती है, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATPase।
ठीक है। मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यूज होती है। प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमेन। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन्स जो है कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमेन। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों डेवलप होते हैं, क्या कारण होते हैं? इसमें आपका वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस कैन टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन एक्यूमुलेट्स विद इन द ल्यूमेन। यानी ल्यूमेन के अंदर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं। ड्यूरिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टेप्स, when the electron carrier molecule passes on its electrons to the electron carrier on the inner side of the membrane, protons are released into the inner side of or the lumen of the membrane. यानी कि इस प्रोसेस में जो आपकी फोटोफॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स हैं, इसमें जब इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कहाँ पे पास होता है, अपने इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर की इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे, तो वहां पे प्रोटॉन रिलीज होते हैं और वो कहाँ होते हैं, ल्यूमेन में। ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ लोकेटेड होता है, इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि NADP जो है वो स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है, जहां पे प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा। प्रोटॉन्स जो है वो स्ट्रोमा से रिमूव कर लिए जाते हैं एंड प्रोवाइडेड टू द ल्यूमेन because protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus, है ना। अब वहां पे जो प्रोटॉन्स ल्यूमन में आए, वो प्रोटॉन्स जो है वो नेसेसरी होते हैं किस प्रोसेस के लिए, NADP प्लस को NADPH प्लस H प्लस में चेंज करने के लिए। इसलिए प्रोटॉन्स जो है वो स्ट्रोमा से रिमूव किए जाते हैं और ल्यूमेन को दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब इसके रिजल्ट के बाद क्या होता है आपका, एज अ रिजल्ट द प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन द नंबर। इसके कारण क्या होता है, स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो घट जाती है, while the protons in the lumen increase in number। स्ट्रोमा से ल्यूमन में दे दिए जाते हैं, इसलिए स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ल्यूमेन में प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है। thus creating a proton gradient। और इसीलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है वहां पे, कहाँ पे, अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के चारों तरफ आसपास जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होता है ना। तो इसको समझने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर एक बार आप किताब से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, है ना। इसमें आपको ATP और NADPH कहाँ यूज होते हैं, आपका केल्विन साइकिल भी आपको पढ़नी है आगे जाके, प्राइमरी एक्सेप्टर और CO2 से जो ATPase, ये एंजाइम्स जो है उसको दो पार्ट्स में होते हैं। द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन, द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस फ्रॉम द ल्यूमेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल टू द F0 ऑफ ATPase। ATPase एंजाइम्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है F0 embedded in the membrane and carry out facilitated diffusion of hydrogen। ये क्या है, embedded in the membrane, membrane में embedded होता है और आपका हाइड्रोजन के डिफ्यूजन को, H प्लस के डिफ्यूजन को ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है। F1 protrudes towards the stroma। F1 जो है आपका conformational changes are induced in the F1 particle of the ATPase। This makes ATPase synthesis molecule of ATP। ATPase से ATP जो है वो बन जाता है और उसको इस प्रोसेस से आप अच्छी तरह से समझेंगे। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए ये है आपका ल्यूमेन का पार्ट।
ये है स्ट्रोमा, यानी थाइलाकॉइड के अंदर क्या पाया जाता है, प्रेजेंट ल्यूमेन, और थाइलाकॉइड जिसके अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, स्ट्रोमा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन हो रहा है। एटीपी सिंथेसिस जो है वहां पे आपका ये साइटोक्रोम से बी एंड एफ, यहाँ H+H+, ये जो प्रोटॉन्स हैं आपका फोटोसिस्टम 1 में NADP प्लस का NADPH में कन्वर्जन हो रहा है ना। तो इस तरह से डार्क रिएक्शन के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, है ना। आज आपने क्या क्या पढ़ा, आपने कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, और आपने प्रोटॉन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेडियंट के ब्रेक डाउन से ही क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है ना। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूट जाता है तो एटीपीएस के CF0 ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के द्वारा स्ट्रोमा की ओर प्रोटॉन का मेम्ब्रेन जो है आर पार उसका मूवमेंट होता है। तो एटीपीएस एंजाइम के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक आपका CF0 कहलाता है जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है, और आपका ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। ये मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन का क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। ठीक है, अब कीमोऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस की आवश्यकता होती है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, है ना। तो एटीपी सिंथेसिस के पास एक चैनल होता है जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन के डिफ्यूजन को अलाउ करता है और निकलने वाली एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है और एटीपी फॉर्मेशन को कैटेलाइज कर देती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनने वाले आपके NADPH और उसके साथ ATP, ये दोनों स्ट्रोमा में होने वाले बायसिंथेटिक रिएक्शन में यूज होते हैं, जो कहाँ पे, CO2 के फिक्सेशन और शुगर की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके आगे का हम अगले सेशन में करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा उसमें आपने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में पढ़ा, और उसका डार्क रिएक्शन के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी ने जाना कि थाइलाकॉइड्स के अंदर जो है पार्ट वो ल्यूमेन होता है, बाहर वाला पार्ट जो स्ट्रोमा, और जो ग्रेना है थाइलाकॉइड्स के यूनिट से बने हुए होते हैं वो ग्रेना कहलाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक दिन मैं आपको अगले सेशन में आपको बोर्ड पे बना के भी बता दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल फोटोसिंथेसिस का जो थोड़ा सा टिपिकल जो पार्ट बच्चों को समझ में नहीं आता वो यही वाला है। तो इसको अच्छे से समझेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।